So people, today we will be discussing about the last topic in wave optics, ठीक है, या आप बोल सकते हैं लास्ट टॉपिक अबाउट कोरिलेटेड टू डिफ्रैक्शन, ठीक है। इसको हम बोलते हैं बेसिकली रेजोल्यूशन या रिजॉल्विंग पावर, ठीक है, रिजॉल्विंग पावर और रेजोल्यूशन, ठीक है। देखो जैसे आप किसी चीज को देख रहे हो, आपके दोनों आंखों से इसको देख रहे हो, ठीक है, इट इज बेसिकली कॉजिंग एन इमेज टू बी फॉर्म्ड इन द रेटिना। लेकिन क्या दोनों आंखों से इसका इमेज सेम होगा? आप एक आंख को बंद करो, आपको ऐसे दिख रहा है, एक आंख को बंद करो, आपको ऐसे दिख रहा है, ठीक है। सो इफ यू आर बेसिकली लुकिंग एट इट विद वन आई, ठीक है, यू विल गेट अ डिफरेंट रेजोल्यूशन। और आप दोनों आंखों से देख रहे हो तो इसका रेजोल्यूशन अलग आएगा, ठीक है। तो आप अगर भाई साहब इसको यहाँ तक रख रहे हो, ठीक है, इट कैन बी सीन, इट कैन बी जैसे यहाँ तक रख रहे हो, जैसे आप इसको, ठीक है, अगर आप इतना पास लेकर आओगे तो इसका रेजोल्यूशन इफेक्टिव नहीं होगा, ठीक है। आप अपने हाथों के लकीरों को देखो भाई साहब, ठीक है, यू आर सीइंग दैट दे आर डिफरेंट। इफ यू ब्रिंग देम वेरी क्लोज यू विल नॉट बी एबल टू सी देम डिफरेंट, ठीक है, यू विल नॉट बी एबल टू सी देम डिफरेंट। तो अगर आपका ये रिजॉल्विंग पावर क्या होता है, व्हाट इज बेसिकली द रिजॉल्विंग पावर? जैसे आपको मैंने एक लेट्स से अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, यू आर एबल टू हियर माई साउंड, वाई? बिकॉज यहाँ पे क्या इको हो रहा है, यहाँ पे भी इको हो रहा है। इको क्या होता है? रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो आपके कानों तक आवाज इस फ्लोर से रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, इस दीवार से रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, ऊपर सीलिंग से रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, इस दीवार से, तमाम जितने भी आपके सरफेसेस हैं सबसे रिफ्लेक्ट होकर आप तक आवाज पहुंच रही है। बट यू आर एबल टू क्लियरली रिकॉग्नाइज माई साउंड या माई वॉइस बिकॉज आपका ब्रेन दो डिफरेंट साउंड्स को इंटरप्रेट तभी कर सकता है जब उनके बीच में गैप 0.1 सेकेंड से ज़्यादा का हो, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें, मतलब इधर से रिफ्लेक्ट होके, इधर से रिफ्लेक्ट होके, इधर से रिफ्लेक्ट होके, सारे फर्नीचर से, वैसा फैन से, ये तमाम जो आवाज़ मेरी पहुंच रही है आप तक, या कोई भी साउंड जो आप तक पहुंच रहा है, ये भाई साहब आपके पास पहुंच रहा है बिफोर 0.1 सेकेंड्स। इसीलिए आप मेरे वॉइस को एक ही वॉइस मान रहे हैं, लेकिन इट इज कमिंग फ्रॉम मल्टीपल रिफ्लेक्शंस, ठीक है। जब आप पहाड़ों पे जाते हैं तो ऑब्वियसली जब आप बात करते हैं तो यू हियर योर इको। द रीजन वाई यू हियर योर इको इज बिकॉज एक पहाड़ से टकराकर आवाज जो वापस आ रही है और दूसरे पहाड़ से टकराकर जो आवाज वापस आ रही है, इन दोनों आवाजों में 0.1 सेकेंड से ज्यादा का डिफरेंस है। एंड दैट्स द रीजन योर ब्रेन इज एबल टू इंटरप्रेट इट एज सेपरेट साउंड्स, ठीक है। सो हमारा ब्रेन भाई साहब इसी तरह से इस कोई भी साइट को भी रिजॉल्व करता है, ठीक है। अगर भाई साहब हमारा एक रिजॉल्विंग पावर होता है, हमारे आइज का एक रिजॉल्विंग पावर होता है, हर एनिमल स्पीशीज के आइज का एक रिजॉल्विंग पावर होता है। किसी की आंखें वैसे टें ऐसे घूमती हैं, ठीक है, तो ये दोनों तरफ अलग अलग देख सकते हैं, इस तरफ भी और इस तरफ भी, ठीक है, दे कैन सी इट डिफरेंटली। हमारा एक ही, हम दोनों तरफ अलग अलग नहीं देख सकते। क्या आप यहाँ पे ये देख पा रहे हैं और यहाँ पे एक देख पा रहे हैं? ऐसा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, ठीक है। यू विल बेसिकली, या आपका रिजॉल्विंग पावर जो है आपके आई का वो लिमिटेड है, ठीक है। आप एक ऑब्जेक्ट को दोनों आई से ही देखते हो, ठीक है। आप एक बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जिनकी आंखें वैसे वैसे घूमती हैं, मतलब इस तरफ भी देख पाते हैं और इस तरफ भी देख पाते हैं, ठीक है, कंपाउंड आइज होती हैं इनकी, ठीक है। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज कि रिजॉल्विंग पावर होता क्या है, ठीक है। समझ लो ये एक गाड़ी आ रही है, बहुत दूर है, आप समझ लो यहाँ पे हैं, ठीक है, और ये एक गाड़ी आ रही है, बेसिकली गाड़ी के दो हेडलाइट्स हैं, बहुत दूर है, आप दोनों हेडलाइट्स को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। It will seem to you that it is one light only. You know that there is a vehicle which is approaching, ठीक है, but you are not able to distinguish the headlights as two. जैसे जैसे ये पास आती जाएंगी, then you will be able to distinguish as two, ठीक है। तो ये जो होता है आपके रिजॉल्विंग पावर पे होता है। मतलब देखो यहाँ पे एंगल जो है ना इतना स्मॉल हो जाता है, मतलब एक हेडलाइट से और दूसरे हेडलाइट से ऐसे रेज आ रही हैं आप तक, बहुत दूर जब होगी ये गाड़ी तो भाई साहब देखो इनका रेस इतना कम हो जाएगा कि यू विल नॉट बी एबल टू डिफरेंशिएट, ठीक है। और ये आप डिफरेंशिएट क्यों नहीं कर पाएंगे, इसको हम डिफ्रैक्शन से समझेंगे, ठीक है। डिफ्रैक्शन क्या होता है? फ्लेयरिंग अवे ऑफ लाइट अक्रॉस नैरो एजेस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आपका फ्लेयरिंग अवे हो जाएगा। मतलब देखो एक लाइट, देखो इसको ऐसे देखो, समझो 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 भाई साहब, ये आपका एक, अरे कौन है भाई साहब, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली
हमारा ये वाला जितना पास होगा हम उसको रिजॉल्व कर पाएंगे, बट आवर आईज विल नॉट बी एबल टू रिजॉल्व। और ये चीज ही हमारे स्टार्स में भी यही होता है, ठीक है। व्हेन वी आर ट्राइंग, क्या हो रहा है उधर, when we are trying to locate two very distant objects, let's say stars, जो बहुत दूर हैं, तो वो स्टार्स में जो डिस्टेंस हैं उसको हम इमेजिन नहीं कर पा रहे, बहुत मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स का डिस्टेंस है, बट इट सीम्स दैट दे आर वेरी क्लोज और मे बी दे आर ओवरलैपिंग विथ ईच अदर, ठीक है। सो ये सारी तमाम चीजें हैं। तो आपका भाई साहब द स्मॉलेस्ट सेपरेशन और लीनियर और एंगुलर बिटवीन टू पॉइंट ऑब्जेक्ट्स at which they appear just separated is called the limit of resolution of an optical instrument। तो इसीलिए देखो, हम नेकेड आई से भी स्टार्स को देख सकते हैं, लेकिन वो एक स्टार है या दो स्टार है ये हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत दूर है और हो सकता है उन स्टार्स के बीच में बहुत मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स का डिस्टेंस हो, लेकिन वो इतने दूर हैं कि हमको लग रहा है कि वो बहुत आसपास है, और इनफैक्ट दोनों स्टार कभी कभी एक साथ ही दिख रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए दोनों स्टार्स को अलग अलग देखने के लिए वी बेसिकली वुड यूज अ टेलीस्कोप और मे बी एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या करके दे रहा है, आपको रिजॉल्व करके दे रहा है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, मतलब कितना दो ऑब्जेक्ट्स में सेपरेशन या विड्थ होनी चाहिए ताकि आप दोनों ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स देख सकें, इसको हम बोलते हैं, दिस इज नोन एज लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। भाई हमारा आईज का तो एक लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है ही, हम भाई साहब इन हाथों की लकीरों को भाई साहब क्लियरली देख पा रहे हैं, एकदम यहाँ पे लाएंगे कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है, हम डिफरेंशिएट नहीं कर, और बहुत दूर जाएंगे तो भी नहीं दिखेगा। इफ वी बेसिकली मूव आवर हैंड्स वेरी फार, ठीक है, तो हम नहीं दिखेगा भाई साहब, हाथों की लकीरें मतलब भिन्न नहीं नजर आएंगी। जितने आप क्लोज लाएंगे तब आपके हाथों की लकीरें भाई साहब दिख रही हैं अलग अलग। आप बहुत दूर किसी का दूसरे का हाथ देख, आप ऑब्वियसली आपका हाथ खाट के तो नहीं देखेंगे, लेकिन किसी दूसरे का हाथ अगर आप देखेंगे तो उसकी लकीरों को भिन्न रूप से नहीं देख पाएंगे, ठीक है। सो ये आपका लिमिट ऑफ, क्योंकि तब आपका क्या लगेगा कि ये लकीर और ये लकीर भाई साहब एक साथ ही है, सब जम्बल्ड अप है, यू विल नॉट हैव अ क्लैरिटी, ठीक है, क्योंकि आपका लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन होता है। सो द स्मॉलेस्ट सेपरेशन, कितना दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में सेपरेशन हो ताकि आप उसको क्लियरली देख पाए, ताकि आप उसको दो ऑब्जेक्ट्स की तरह देख पाएं, ठीक है, इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स बहुत सारे होते हैं, टेलीस्कोप्स, माइक्रोस्कोप्स, ठीक है, ऑल दीज आर बेसिकली ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। Anything which enhances your vision is known as an optical instrument. Even your the spectacles that you are wearing, they are also optical instruments, ठीक है। Okay, resolving power, the reciprocal of limit of resolution, ये हम देखेंगे भाई साहब इसको क्या बोलते हैं, why it is reciprocal, ठीक है। Okay, so क्या इतना चीज समझ में आ रहा है भाई साहब? Is this clear कि भाई साहब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट्स, कोई भी इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट आपके पास आती जाएगी तब आप देखेंगे कि भाई साहब दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं। बहुत दूर अगर रहेंगी तो वो गाड़ियों के जो, अगर समझ लो यहाँ पे है तो फिर भी थोड़ा सा डिफरेंस आपको दिख रहा होगा, बहुत दूर अगर रहेगी तो वो एक ही लाइट दिखेगी, वो एक ग्लो दिखेगा आपको, ठीक है। एक्चुअली वो दो लाइट से बना हुआ ग्लो है, ठीक है। So when it approaches very near, then you will be able to distinguish कि these are two headlights which are there, ठीक है। तो ये आपका लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन हो जाएगा। Are we clear on this one? आप ये पहला समझ में आता है? ओके, ये रिजॉल्विंग पावर क्या होता है, we will see this, ठीक है, we will see this, now let's explore this, ठीक है। तो समझिए भाई साहब यहाँ पे ये फिनोमिना क्यों हो रही है, ठीक है, वाई इज दैट वी आर एनकाउंटरिंग दिस फिनोमिना। ओके, चलिए देखते हैं हम यहाँ पे, समझो भाई साहब यहाँ पे एक लेट्स से ये ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक है, अरे क्या हो रही है। सो लेट्स से भाई साहब आपका ये आपका एक नैरो अपर्चर है, दिस इज बेसिकली अ नैरो अपर्चर, ठीक है, ये आपका एक नैरो अपर्चर हो गया, और यहाँ पे दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। सो लेट्स से वन इज रेड एंड लेट्स से भाई साहब वन इज ब्लू, ठीक है। नैरो अपर्चर है और समझ लो ये स्क्रीन है, दिस इज बेसिकली द स्क्रीन, और ये भाई साहब आपका स्क्रीन हो गया, ठीक है, ये स्क्रीन हो गया। अभी नैरो अपर्चर से जब कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है तो व्हाट विल इट क्रिएट डिफ्रैक्शन पैटर्न्स होंगे। आपने देखा भाई साहब डिफ्रैक्शन कब होता है, द फ्लेयरिंग अवे ऑफ लाइट
थ्रू नैरो एजेस और ऑब्स्टिकल्स इज नोन एज डिफ्रैक्शन। ठीक है, तो डिफ्रैक्शन भाई साहब आपका होने ही वाला है। ठीक है, लेट्स इसको और क्लियरली हम समझ लेते हैं यहाँ पे। सो इफ वी हैव बेसिकली अ लाइन लाइक दिस, एक नैरो अपर्चर है। ठीक है, दिस इज अ नैरो अपर्चर एंड लेट्स से दिस इज द स्क्रीन एंड वी हैव बेसिकली टू ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है भाई साहब और भाई साहब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट। क्लियर ओके। नाउ व्हेन यू आर ट्राइंग टू फॉर्म एन इमेज और रैदर सी दिस, तो आपको क्या दिखेगा भाई साहब, यहाँ पे ये नैरो अपर्चर है और नैरो अपर्चर से भाई साहब कभी भी डिफ्रैक्शन होना ही होना है। डिफ्रैक्शन आपका हमेशा नैरो अपर्चर से होता है, तो इसका एक डिफ्रैक्शन पैटर्न यहाँ पे बनेगा। अगर डिफ्रैक्शन पैटर्न बनता है तो किस टाइप का होता है भाई साहब, उस दिन हमने देखा मैक्सिमा मिनिमाज होते हैं। तो लेट्स से ये ग्रीन ऑब्जेक्ट का भाई साहब, ग्रीन ऑब्जेक्ट का किस तरह का डिफ्रैक्शन पैटर्न बन रहा है, इस तरीके का डिफ्रैक्शन पैटर्न बन रहा है। ठीक है, सो लेट्स से यहाँ पे आ रहा है इसका, ये इस तरह का डिफ्रैक्शन पैटर्न बन जाएगा। ठीक है, इस ग्रीन ऑब्जेक्ट का ये डिफ्रैक्शन पैटर्न बन जाएगा। ठीक है, लेट्स से ब्लू ऑब्जेक्ट का भी भाई साहब एक डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा। ठीक है, हमने भाई साहब ब्लू ऑब्जेक्ट का अगर डिफ्रैक्शन पैटर्न ले लिया, सो लेट्स से ये इसका डिफ्रैक्शन पैटर्न बन गया, ये भाई साहब इसका डिफ्रैक्शन पैटर्न बन गया। ठीक है, क्लियर है। दोनों ऑब्जेक्ट्स का नैरो अपर्चर से पास होना क्या क्रिएट कर रहा है, डिफ्रैक्शन क्रिएट कर रहा है। ठीक है, सो व्हाट यू विल सी इज अ जम्बल्ड अप इमेज। ठीक है, आपका यहाँ पे रिजॉल्विंग पावर कम हो जाएगा, मतलब स्क्रीन पे हम देख रहे हैं और ये स्क्रीन को हम मान सकते हैं कि दिस इज आवर आई ओनली, एंड दैट इज व्हाट विल हैपन। ठीक है, तो आपका एक जम्बल्ड अप चीज दिखेगी। ठीक है, दिस इज व्हाट यू विल नोटिस, यू विल बेसिकली फाइंड इस तरीके का कुछ आपका भाई साहब क्रिएट होगा पैटर्न। एक भाई साहब ऐसे जा रहा है, ठीक है, और दूसरा वाला भी भाई साहब ऐसे आ रहा है। सो समटाइम्स दिस टाइप ऑफ इमेज विल बी क्रिएटेड, मतलब आपका क्या हो जाएगा, दोनों का एक मिक्सचर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, सो इफ यू आर ट्राइंग टू बेसिकली व्यू दिस, आओ ठाकुर आओ, बहुत जल्दी आए हो, रामगढ़ के शोले तुम्हारे लिए ही इंतजार कर रहे हैं, आओ आओ। ठीक है, सो अगर हमने वो दरवाजा जरा बंद कर दिया, तो अगर हमने भाई साहब इसका स्क्रीन में पैटर्न देखा तो किस तरीके का दिखेगा, अगर समझ लो दिस एक कॉन्वेक्स लेंस रख दिया तो इस तरीके का पैटर्न आपको दिख जाएगा। ठीक है, एक जम्बल्ड अप पैटर्न आपको दिखेगा और इसी को हम बोलते हैं भाई साहब रिजॉल्विंग पावर। मतलब आपका देखो एक वेव भाई साहब, अगर एक वेव, इसका ये मैक्सिमा है, इसका ये वाला मैक्सिमा है और इसका ये वाला मैक्सिमा है। ठीक है, एक दूसरे को ये एनहांस कर रही हैं, और अगर भाई साहब ऐसा हो गया कि समझो एक वेव का जो मैक्सिमा है, ठीक है, लेट्स से एक वेव का ये मैक्सिमा हो गया और दूसरे वाले वेव का भाई साहब ये मिनिमा हो गया। ठीक है, दूसरे वाले वेव का ये मिनिमा हो गया, लेट्स से दूसरे वाले वेव का भाई साहब ये मिनिमा हो गया। मुझे बताओ आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, व्हाट विल यू बी एबल टू सी। आपके पास एक ग्रीन कलर का ऑब्जेक्ट है और आपके पास एक ब्लू कलर का ऑब्जेक्ट, कलर छोड़ दीजिए, मैं बता रहा हूँ दो ऑब्जेक्ट्स हैं। इन दो ऑब्जेक्ट्स का नैरो अपर्चर से पास होने में दो तरीके के डिफ्रैक्शन पैटर्न्स बनेंगे। ठीक है, डिफ्रैक्शन पैटर्न्स बनेंगे। अभी समझ लो एक का भाई साहब ये मैक्सिमा है और दूसरे का मिनिमा यहाँ पे बन रहा है डिफ्रैक्शन पैटर्न के हिसाब से। मुझे बताओ अगर आपने बराबर यहां से व्यू किया आपको क्या दिखेगा, व्हाट विल यू सी। भाई साहब मिनिमा मतलब क्या होता है, डार्क, नथिंग, राइट। तो इसका मतलब आपको यहां पे सिर्फ और सिर्फ ब्लू ऑब्जेक्ट दिखेगा, आपको यहां पे सिर्फ और सिर्फ ब्लू ऑब्जेक्ट दिखेगा। ठीक है, अगर आप ऐसे जगह पे चले आए कि जहां पे आपका भाई साहब ये ग्रीन वाला ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसका मैक्सिमा दिख रहा है, इसका मैक्सिमा है, ठीक है, और भाई साहब लेट्स से ब्लू वाले का भाई साहब मिनिमा आ रहा है। ठीक है, ब्लू वाले का भाई साहब आ रहा है मिनिमा, तो यहां पे आपको कौन सा ऑब्जेक्ट दिखेगा, ग्रीन वाला ऑब्जेक्ट दिखेगा। ठीक है, तो दिस इज व्हाट विल हैपन। अगर आपका ऐसा हो रहा है, समझ लो इसका एक सेंट्रल मैक्सिमा, ग्रीन वाले का भाई साहब सेंट्रल मैक्सिमा इधर आ रहा है और ब्लू वाले का फर्स्ट मिनिमा इधर आ रहा है, ऐसा आ रहा है भाई साहब, तब आपको क्या दिखेगा, तब आपको जम्बल्ड पिक्चर दिखेगा। ठीक है, तो आपको एक ऐसा पिक्चर दिखेगा जिसमें ग्रीन की क्वांटिटी ज्यादा और भाई साहब ब्लू की क्वांटिटी कम होगी, मतलब आपको जम्बल्ड पिक्चर मिलेगा। यू विल नॉट बी एबल टू सेपरेटली डिस्टिंग्विश।
आर वी एबल टू अंडरस्टैंड ये क्या हो रहा है? ठीक है, देखो जब आप किसी ऑब्जेक्ट को देखने की कोशिश कर रहे हो थ्रू अ नैरो अपर्चर, और उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में कितना डिस्टेंस हो ताकि आप उनको सेपरेटली देख पाओ, इसको हम बोलते हैं रिजॉल्विंग पावर। इसको हम बोलेंगे भाई साहब रिजॉल्विंग पावर। ठीक है, अब ये रिजॉल्विंग पावर किस पे डिपेंड करेगा? ऑब्वियसली इन दोनों के एंगल के बीच में डिपेंड करेगा। ठीक है, दिस विल बेसिकली डिपेंड ऑन दिस एंगल, और इसी को हम बोलेंगे भाई साहब लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। ठीक है, ये एंगल होगा जिसपे आपका रिजॉल्विंग पावर डिपेंड करेगा। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, रिजॉल्विंग पावर का कोई डेरिवेशन आपका नहीं है, लेकिन रिजॉल्विंग पावर के कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। रिजॉल्विंग पावर मतलब ऐसा कौन सा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आप बीच में रखें ताकि दोनों आपको डिस्टिंग्विशेबली दिखें। आपका भाई साहब नेचुरली क्या होगा, जहां पे भाई साहब मैक्सिमा का मिनिमा के साथ ओवरलैप हो रहा है, वहां पे आपको एक ऑब्जेक्ट ही दिखेगा। जहां पे आपका एक मैक्सिमा के साथ दूसरे मिनिमा का ओवरलैप हो रहा है, अगर डिस्टेंस कुछ इस कदर है कि आपको मैक्सिमा और मिनिमा का ओवरलैप हो रहा है, देन यू विल बी एबल टू सी ओनली वन ऑब्जेक्ट, राइट। जहां पे भाई साहब मैक्सिमा और लेट्स से एक का सेंट्रल मैक्सिमा और दूसरे का फर्स्ट मैक्सिमा ये ओवरलैप हो रहा है, तो मतलब आप दोनों को देखेंगे, इसको ज्यादा इसको थोड़ा कम, लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे कि ऑब्जेक्ट भाई साहब दो है या एक, ऑब्जेक्ट दो है या एक, इसको आप क्लियरली डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो इसीलिए कितना मिनिमम डिस्टेंस हो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में ताकि आप ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को लगाकर दोनों को अलग अलग देख पाएं, इसको हम बोलते हैं लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। आर बी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझ में आता? ओके ओके ओके, ठीक है। तो आप भाई साहब इसको तभी क्लियरली देख पाएंगे जब आप यहाँ पे कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को लगा रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट दैट वी ऑल हैव टू अंडरस्टैंड पीपल। अभी हम देख लेते हैं भाई साहब इसको क्या बोलेंगे हम। ठीक है, Rayleigh's criteria, यहाँ पे द स्मॉलेस्ट सेपरेशन और लीनियर एंगुलर विड्थ, द स्मॉलेस्ट सेपरेशन जो लीनियर भी हो सकता है और एंगुलर भी हो सकता है, बिटवीन टू पॉइंट ऑब्जेक्ट्स एट विच दे अपीयर जस्ट सेपरेटेड। जस्ट सेपरेटेड मतलब आप दोनों को भाई साहब अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की तरह देख पाते हैं। द स्मॉलेस्ट सेपरेशन that is linear or angular between two point objects at which they appear just separated is called the limit of resolution of the optical instrument. Resolving power क्या हो जाएगा? Reciprocal of the limit of resolution of an optical instrument is called the resolving power of the instrument. ठीक है, we will see why reciprocal। फिलहाल इनका भाई साहब पेपरवा जमा करो भाई। ओके, सो पीपल आर वी क्लियर ऑन दीज कॉन्सेप्ट्स पीपल? ठीक है, क्या हम इस कॉन्सेप्ट पे क्लियर है कि भाई साहब आपका जो सेपरेशन है वो कितना होना चाहिए? व्हाट शुड बी द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स सो दैट यू आर एबल टू सी देम क्लियरली, दैट इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। ठीक है, सो द स्मॉलेस्ट सेपरेशन लीनियर ले लो या भाई साहब एंगुलर ले लो, बिटवीन टू पॉइंट ऑब्जेक्ट्स एट विच दे अपीयर जस्ट सेपरेटेड, ठीक है, इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। Resolving power, the reciprocal of the limit of resolution of an optical instrument is known as the resolving power। ठीक है, अभी देखो स्मॉलेस्ट अगर ये वाला, ठीक है, तो रिजॉल्विंग पावर क्या होगा? व्हाट इज द रिजॉल्विंग पावर? मतलब जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन होगा आपका उसका रेसिप्रोकल होगा आपका रिजॉल्विंग पावर। मतलब देखो अगर कोई दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उनके बीच में इतना डिस्टेंस है और आपका भाई साहब जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ कर रहे हो उससे आप देख पा रहे हो, जैसे ही आपने इसको कम कर दिया नहीं देख पा रहे। ठीक है, कोई और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो इस डिस्टेंस को देख पा रहा है, तो कौन ज़्यादा बेटर हो गया? देखो देखो देखो, इसको ऐसे समझो, समझ लो ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे, ठीक है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, इनके बीच में डिस्टेंस समझ लो d1 है और आप ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट 1 यूज कर रहे हैं। ठीक है, आप इनको क्लियरली देख पा रहे हैं और यही मिनिमम डिस्टेंस है, यही मिनिमम डिस्टेंस है जिसमें आप दोनों को सेपरेटली देख पा रहे हैं। तो आपका रिजॉल्विंग पावर क्या हो जाएगा? दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d। ठीक है, क्लियर है? इसको समझिए। तो ये हो गया ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट 1। लेट्स से ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट 2, लेट्स से ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट 2, ये हो गया भाई साहब आपका एक ऑब्जेक्ट और ज्यादा हमने इसको पास लाया। ठीक है, लेट्स से हमारा ये हो गया D2, ये हो गया D2, ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट 2। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट D2 को जब आप यूज कर रहे हैं तो इन दोनों को और पास ला पा रहे हैं, तो रिजॉल्विंग पावर किसकी ज्यादा हो गई? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट 2 की कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट 1 की? By using optical instrument 2, you are able to see the objects distinctively even when they are brought much closer together।
ठीक है। तो इसका मतलब रिजॉल्विंग पावर किसकी ज्यादा हो गई, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट 2 की। अभी आप इसको समझ पा रहे हैं, ठीक है। जितना कम डिस्टेंस में आप दो ऑब्जेक्ट्स को भिन्न रूप से देख सकते हैं बाय यूजिंग एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, उतना ही ज्यादा उसका रिजॉल्विंग पावर होगा। मतलब रिजॉल्विंग पावर इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। रिजॉल्विंग पावर किसका ज्यादा होगा, जिसमें आपका जो लीस्ट डिस्टेंस है, ठीक है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, इसको हम भाई साहब एंगुलर विड्थ में भी मान सकते हैं और लीनियर विड्थ में भी मान सकते हैं, ठीक है। एंगुलर सेपरेशन में भी मान सकते हैं और लीनियर विड्थ में भी मान सकते हैं। ये जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है, ठीक है, लेट्स से डिस्टेंस डी, ये जितना कम होगा और उसको हम देख पाएंगे तो रिजॉल्विंग पावर उस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का उतना ही ज्यादा होगा। आर वी एबल टू कोरिलेट पीपल, ठीक है। आपने भाई साहब डिस्टेंस, एक कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये मिनिमम डिस्टेंस है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में। जब आप उस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हुए इन दोनों को भिन्न रूप से देख पा रहे हैं, ये कोई दूसरा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जहां पे आपने डिस्टेंस को कम करने के बावजूद भी ये उसका मिनिमम डिस्टेंस है जब आप उसको देख पा रहे हैं। सो दिस इज व्हाट लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, दिस इज लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, this is limit of resolution for optical instrument 1, this is limit of resolution for optical instrument 2, ठीक है। तो obviously आपका resolving power of optical instrument 2 will be more than resolving power of optical instrument 1. Are we clear to this one people? क्या ये समझ में आता? बहुत बढ़िया, ठीक है। Okay, let's return back to ओके, चलिए देख लेते हैं भाई साहब इसमें, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, अगर आपका दो ऑब्जेक्ट्स को आप देख रहे हो, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट्स को देख रहे हो, अगर इफ S इज इक्वल टू D, ठीक है, इट मीन्स द सेपरेशन बिटवीन द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। तो आपका भाई साहब ये सेपरेशन बिटवीन द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, आपके दो ऑब्जेक्ट्स हैं, आप एक नैरो अपर्चर से उसको देखने की कोशिश कर रहे हो या किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से उसको देखने की कोशिश कर रहे हो, ये दोनों के सेंट्रल मैक्सिमा के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। सो ये दोनों के सेंट्रल मैक्सिमा के बीच का डिस्टेंस है। इसके पहले भाई साहब क्या था, क्या हो रहा है भाई साहब, ये टन टन टन, कहाँ चले गए हम भाई साहब? हाँ, तो S is equal to D, it means the separation between the central maxima of two objects is just equal to the distance between the central maximum and the first minimum of any two objects, ठीक है। तो देखो ये हो गया भाई साहब सेंट्रल मैक्सिमा, एक्चुअली में ये क्या है, देखो सेंट्रल मैक्सिमा के बीच में डिफरेंस है। दूसरा डेफिनेशन इसका क्या हो जाएगा, ये हो गया सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है, एंड फर्स्ट मिनिमा, इसका सेंट्रल मैक्सिमा और इसका फर्स्ट मिनिमा। समझ में आ रहा है? ये नहीं समझ में आ रहा है? S is equal to D, it means the separation between the central maxima. S की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, separation between the central maxima of two objects is equal to the distance between the central maximum and the first minimum. Central maximum and blue वाले को देखो, भूल जाओ रेड वाले को, इसको दो तरीके से डिफाइन कर रहे हैं ना हम। सेंट्रल मैक्सिमा दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, S, और ये किसके बराबर है, बिटवीन द, ये सेंट्रल मैक्सिमा एंड द फर्स्ट मिनिमा। ब्लू वाले का देख लो भाई साहब, सेंट्रल मैक्सिमा एंड फर्स्ट मिनिमा, ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमा एंड द फर्स्ट मिनिमा ऑफ एनी ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स, दोनों में से किसी का भी। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है। तो आपका अगर ऐसा होता है कि सेंट्रल मैक्सिमा का डिस्टेंस आपके मैक्सिमा और फर्स्ट मिनिमा के डिस्टेंस के बराबर हो, दोनों के बीच का जो सेंट्रल मैक्सिमा है, ये डिस्टेंस आपके किसी एक का सेंट्रल मैक्सिमा और फर्स्ट मिनिमा के बीच का डिस्टेंस के बराबर हो, सेंट्रल मैक्सिमा एंड फर्स्ट मिनिमा यहाँ पे होगा, ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमा फर्स्ट मिनिमा। ब्लू वाले को देखो,
ये डिस्टेंस किसके बराबर भाई साहब, इन दोनों सेंट्रल मैक्सिमा के बराबर हो, ठीक है, फर्स्ट मिनिमा ऑफ एनी अदर टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब, देन इन दिस केस द टू ऑब्जेक्ट्स आर सेड टू बी जस्ट रिजॉल्व, मतलब आप इसको दोनों को जस्ट देख पा रहे हैं भिन्न, ठीक है, जस्ट आपने दोनों को सही सही अलग ऑब्जेक्ट्स की तरह देखना चालू किया है, इसको याद रखिए, ठीक है। आपका कोई डेरिवेशन भाई साहब इस एस्पेक्ट में नहीं है, तो डेरिवेशन की चिंता नहीं करनी है। एक फॉर्मूला है 1.22 लैम्डा डी बाई डी का, वो हम देखेंगे, बट देयर इज नो डेरिवेशन ऑन दिस पार्ट, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द लॉजिक आउट हियर, ठीक है। तो अगर आपका भाई साहब क्या सेंट्रल मैक्सिमा के, दोनों सेंट्रल मैक्सिमास के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रल मैक्सिमा एंड द फर्स्ट मिनिमा ऑफ एनी वन ऑफ देम, then this is a case of S equal to D, and in this case it will be a case of just resolved, ये just resolved case है, ठीक है, दोनों के बीच में just resolved case है। Are we clear on this one people, ठीक है, okay। case 2, S is greater than D, ठीक है, S is greater than D मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब, सेंट्रल मैक्सिमा के बीच में, देखो सेंट्रल मैक्सिमा के बीच का डिस्टेंस है, ये हो गया S, ठीक है, और D क्या हो गया, सेंट्रल मैक्सिमा और फर्स्ट मिनिमा के बीच का डिफरेंस, चाहे इधर ले लो, सेंट्रल मैक्सिमा और फर्स्ट मिनिमा का डिफरेंस, ये हो गया D। तो आपको दिख रहा है भाई साहब यहाँ पे S इज ग्रेटर देन D, समझ में आ रहा है, सेंट्रल मैक्सिमा और फर्स्ट मिनिमा का डिफरेंस, ये हो गया D, एंड दिस इज बेसिकली व्हाट, दो सेंट्रल मैक्सिमा के बीच में डिफरेंस S, सो S इज ग्रेटर देन D, ठीक है। इफ S इज ग्रेटर देन D इट मींस दैट द सेपरेशन बिटवीन द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स, separation between central maxima of two objects is greater than the distance between the central maximum and the first minimum of any of the two objects, दोनों के किसी भी, ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमा एंड फर्स्ट मिनिमा ऑफ एनी ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, इन दिस केस द टू ऑब्जेक्ट्स आर सेड टू बी वेल रिजॉल्व, आप इसको भली भांति दो सेपरेट ऑब्जेक्ट्स की तरह देख सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो आप बोलेंगे इसको जस्ट वेल रिजॉल्व, इसको हम बोलेंगे जस्ट वेल रिजॉल्व, ठीक है। और क्या है भाई साहब आपका केस 3 व्हेन S इज लेस देन D, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कैसा हो जाएगा, देखो इस तरीके का हो जाएगा। अभी देखो इसका सेंट्रल मैक्सिमा और इसका सेंट्रल मैक्सिमा, और ये वाले का सेंट्रल मैक्सिमा और फर्स्ट मिनिमा, ये हो जाएगा आपका भाई साहब D, है कि नहीं, या इसको भी ले लो, इसको सेंट्रल मैक्सिमा एंड द फर्स्ट मिनिमा, ये वाला आपका D हो गया पूरा, दिस इज बेसिकली D, और यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमास के बीच में डिस्टेंस S, तो ऑब्वियसली आपका D इज ग्रेटर देन S, क्या ये दिख रहा है आपको, समझ में आ रहा है। सो इफ S इज लेस देन D इट मींस द सेपरेशन बिटवीन द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स इज लेस देन द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल मैक्सिमा एंड द फर्स्ट मिनिमा ऑफ एनी टू ऑब्जेक्ट्स, इन दिस केस द टू ऑब्जेक्ट्स आर सेड टू बी अनरिजॉल्व्ड, आपको भाई साहब दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखेंगे, क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं भाई साहब, S क्या हो गया आपका, S इज द डिफरेंस बिटवीन, S इज द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल, S इज द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, S इज द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, क्लियर है। और D को हमने क्या लिया हुआ है भाई साहब, डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल मैक्सिमा एंड फर्स्ट मिनिमा, डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल मैक्सिमा एंड फर्स्ट मिनिमा, आर बी क्लियर टू दिस वन पीपल, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। तो पहला आपका केस क्या आ रहा है भाई साहब, अगर S इज इक्वल टू D, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रल मैक्सिमा of the two objects is equal to the distance between the central maxima and the first minima of any of them, ठीक है, then it is just resolved, मतलब आपको सिर्फ दिख रहा है कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं, बहुत क्लियरली नहीं दिख रहा है अभी भी, जस्ट रिजॉल्व, आप ये एहसास कर पा रहे हैं कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, दैट इज जस्ट रिजॉल्व। अगर भाई साहब आपका सेंट्रल डिफरेंस और rather the distance between the central maxima of two is greater than the distance between the central maxima and the first minima of any one of them, ठीक है, then it is just well resolved, this is just well resolved, मतलब अच्छी तरीके से भाई साहब आप इन दोनों को अलग देख पा रहे हैं, ठीक है। अगर भाई साहब आपका हो रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ द टू इज लेसर देन द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल मैक्सिमा एंड द फर्स्ट मिनिमा, देन इट इज अंडर रिजॉल्व, नॉट रिजॉल्व बोलेंगे हम इसको, ठीक है, दिस इज नॉट रिजॉल्व, और इस केस में भाई साहब आप दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स नहीं देख पाएंगे।
क्लियर है? सो आपका जो भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हैं उसको आपको ऐसे एडजस्ट करना है कि भाई साहब S इज इक्वल टू डी आवे या S इज इक्वल टू ग्रेटर देन डी आवे। S इज ग्रेटर देन डी, ज़्यादा करके आपको अगर सही देखना है तो S इज ग्रेटर देन डी, ऐसे ही एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है? यू कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट्स डिफरेंटली अंडर दिस कंडीशन। क्लियर है? क्लियर पीपल? ओके। रायलेक्स क्राइटेरियन क्या है भाई साहब? रायलेक्स क्या बोल रहे हैं? द इमेज ऑफ 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट्स close to each other are regarded as just separated if the central maxima of one diffraction pattern falls on the first minima of the other diffraction pattern। तो सेंट्रल मैक्सिमा एक का जब मिनिमा के दूसरे पैटर्न पे आता है तभी आप उसको जस्ट रिजॉल्व का केस दे रहे। भाई साहब ये वाला केस देखो यहाँ पे, ठीक है? जब हम इसमें थे, कहाँ पे भाई साहब? ये सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ वन, ये आपका देखो सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ वन फॉल्स ऑन द मिनिमा ऑफ द अदर। ये आपका क्या केस है? S इज इक्वल टू डी। तभी जाकर आप दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये जस्ट रिजॉल्व हो रहा है, ठीक है? इफ यू वांट अ बेटर व्यू देन S हैज टू बी ग्रेटर देन D, लेकिन S इज इक्वल टू D पे आपको भाई साहब दिख जाएगा सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ वन फॉल्स ऑन द फर्स्ट मिनिमा ऑफ द अदर, ठीक है? सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ वन फॉल्स ऑन द फर्स्ट मिनिमा ऑफ द अदर, only then it is just resolved as two different objects। क्लियर है? समझ में आतम भाई साहब? समझ में आतम। तो रायलेक्स स्टेटमेंट क्या है भाई साहब? द इमेज ऑफ 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट्स close to each other are regarded as just separated if the central maxima of one diffraction pattern falls on the first minimum or the other diffraction pattern, ठीक है? तो मतलब ये कौन सी कंडीशन हो जाएगी भाई साहब? S इज इक्वल टू डी वाली कंडीशन हो जाएगी। S इज इक्वल टू डी मतलब यहाँ पे आप जस्ट दो ऑब्जेक्ट्स हैं इसका एहसास कर पा रहे हैं, ठीक है? ओके चलो भाई साहब, द टू पैटर्न्स ऑफ डिफ्रैक्शन आर जस्ट सेड टू बी रिजॉल्व्ड इफ डैश डिफ्रैक्शन पैटर्न सेंट्रल कौन सा हो जाएगा भाई साहब? बताइए ना, बताइए। सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ वन पैटर्न कोइंसाइड्स विद द फर्स्ट मिनिमा ऑफ द अदर। सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ वन पैटर्न डज नॉट कोइंसाइड विद द फर्स्ट मिनिमा ऑफ द अदर। सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ वन पैटर्न समटाइम्स कोइंसाइड विद द फर्स्ट मिनिमा ऑफ द अदर। नन ऑफ दीज। बोला जल्दी से बोला। फर्स्ट, ठीक है? क्लियर है? सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ वन कोइंसाइड्स विद द फर्स्ट मिनिमा of the other, which in mathematics will be S is equal to D, where S is the separation between the central maxima of the two and D is the separation between central maxima and first minima of any one of them, ठीक है? clear people? Okay. When the distance of coincidence for two diffraction patterns is less than Rayleigh's criteria। Rayleigh's criteria क्या है भाई साहब आपका? S is equal to D, सिंपल। रायलेक्स क्राइटेरिया यही है, ठीक है? S इज इक्वल टू डी इज लेस व्हेन द डिस्टेंस ऑफ कोइंसिडेंस ऑफ टू डिफ्रैक्शन पैटर्न्स इज लेस देन रायलेक्स क्राइटेरिया, देन द पैटर्न इज वेल रिजॉल्व्ड, अनरिजॉल्व्ड, जस्ट रिजॉल्व्ड और नन ऑफ दीज। जस्ट रिजॉल्व्ड, अनरिजॉल्व्ड, इट विल बी अनरिजॉल्व्ड। आप दोनों को अलग अलग देख ही नहीं पाएंगे, यू विल नॉट बी एबल टू सी देम एज डिफरेंट, ठीक है? क्लियर? ओके। डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस में क्या क्या डिफरेंस है, कोई बता सकता है भाई साहब? इंटरफेरेंस में आपके ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस क्रिएट होते हैं। डिफ्रैक्शन में आपका क्या क्रिएट होता है भाई साहब? मैक्सिमा और मिनिमास क्रिएट होते हैं, ठीक है? इंटेंसिटी भाई साहब आपकी घटती जाएगी। इंटरफेरेंस में आपकी इंटेंसिटी पे कोई असर नहीं आएगा, ठीक है? इंटेंसिटी इज गोइंग टू रिमेन द सेम, ठीक है? बाकी दोनों में ही वही सेम चीज है, कहीं पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो कहीं पे डिस्ट्रक्टिव। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, चलो भाई साहब लेट्स लुक एट दिस। ओके, डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। तो आपका भाई साहब इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, सुपर पोजिशन ऑफ वेव टेक्स प्लेस टू फॉर्म ब्राइट बैंड्स एंड डार्क बैंड्स। तो आपका भाई साहब सुपर पोजिशन हो रहा है किसका? वेव्स का, विच आर फॉर्मिंग ब्राइट बैंड्स एंड डार्क बैंड्स। तो ब्राइट बैंड्स मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, डार्क बैंड्स मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। कहाँ पे? इंटरफेरेंस का जो एग्जांपल है वो क्या है आपका? YDSE, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भाई साहब, ठीक है? ओके, एंड सुपर पोजिशन ऑफ वेव टेक्स प्लेस टू फॉर्म मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है? बाहर ही घर बसा लीजिए। ठीक है, सो ये हो गया भाई साहब सुपर पोजिशन ऑफ वेव टेक्स प्लेस टू फॉर्म मैक्सिमा एंड मिनिमा। ओके, दूसरा क्या है भाई साहब? ऑल ब्राइट बैंड्स आर ऑफ द सेम इंटेंसिटी। जितने भी आपके ब्राइट बैंड्स हैं दे विल बी ऑफ द सेम इंटेंसिटी, ठीक है?
तो ब्राइट बैंड हो या डार्क बैंड हो, डार्क बैंड की तो कोई इंटेंसिटी होगी नहीं, लेकिन विड्थ वगैरह होगी। तो सारे जितने भी बैंड्स क्रिएट होंगे आपके इंटरफेरेंस पैटर्न में, ऑल विल हैव द सेम इंटेंसिटी। ठीक है, यहाँ पे भाई साहब इंटेंसिटी आपकी डिफरेंस होगी, तो इंटेंसिटी आपकी घटती जाएगी। कैसे? 1:1:21:1:61:1:1:21, ऐसी इंटेंसिटी भाई साहब आपकी घटती जाएगी। ठीक है, तो अगर आप देखोगे 1:1:21:1:61:1:1:21, ऐसे भाई साहब इंटेंसिटी आपकी घटती जाएगी। किसमें? डिफ्रैक्शन में। Central bright band has the highest intensity, and as we move away, the intensity of the maxima goes on decreasing. It goes on decreasing. ठीक है, क्लियर हम भाई साहब? इंटरफेरेंस, द साइज ऑफ एवरी फ्रिंज इज सेम। सारे फ्रिंजेस का जो साइज है इट इज द सेम। ठीक है, डिफ्रैक्शन में क्या हो जाएगा? द साइज ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज लार्जर देन अदर मैक्सिमा। तो सेंट्रल मैक्सिमा का साइज सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, और बाकी सब घटते जाएंगे। ठीक है, इज लार्जर देन अदर मैक्सिमास। ओके, रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन द फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस। यहाँ पे भाई साहब कोई रिजॉल्विंग पावर नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंटेंसिटी का वेरिएशन ही नहीं है। ठीक है, तो कोई इंस्ट्रूमेंट अगर आपने बीच में रख दिया, रिजॉल्विंग पावर ऑफ द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, रिजॉल्विंग पावर इज व्हाट? टू डिस्टिंग्विश। रिजॉल्विंग पावर इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स which are kept in front of an optical instrument, so that by using the optical instrument you are able to distinguish them as two separate, मतलब just resolved वाला केस है। ठीक है, so resolving power of an optical instrument does not depend upon the phenomena of interference। ठीक है, resolving power of the optical instrument depends upon the phenomena of diffraction। Are we clear on this one, people? Clear people? Okay. The intensity of bright bands in an interference pattern, intensity of bright bands in an interference pattern भाई साहब क्या हो जाएगा? सेम फॉर ऑल बैंड्स, मैक्सिमम फॉर इंटरफेरेंस है, मैक्सिमम फॉर सेंट्रल बैंड, मिनिमम फॉर सेंट्रल बैंड, नन ऑफ दीज, सेम फॉर ऑल। ठीक है, सेम फॉर ऑल हो जाएगा भाई साहब इंटरफेरेंस में। ओके ओके ओके। In the diffraction pattern, size of central maxima more than other maximas, same as the other maximas, less than the other maximas, or none of these। more than other maximas, central maxima आपका भाई साहब more than other maximas हो जाएगा। resolving power पे आते हैं भाई साहब। when two objects of their images are very close to each other, they appear as one। ठीक है, एक ही दिखते हैं वो, and it may not be possible for the eye to see them as separate। ठीक है, तो हमारा resolving power एक इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं। if the objects are not seen separately, then we say that the details are not resolved by the eye। हमारे आई का भाई साहब एक लिमिट है। ठीक है, so we will not be able to see them as separate objects। Optical instruments are used to assist the eye in resolving the objects or images। तो इसके लिए हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फार ऑफ स्टार्स। ठीक है, उन स्टार्स के बीच में भाई साहब मिलियंस ऑफ किलोमीटर का डिस्टेंस होगा, लेकिन अगर हम उसको जब देखने की कोशिश कर रहे हैं, वी आर नॉट एबल टू रिजॉल्व देम एज टू सेपरेट स्टार्स बिकॉज द डिस्टेंस इज टू ह्यूज, और हमारा आई का रिजॉल्विंग पावर उनको दो सेपरेट स्टार्स में रिजॉल्व नहीं कर पा रहा है। ठीक है, so optical instruments are used to assist the eye in resolving the objects or instruments। ठीक है, the method adapted to see the close objects as separate objects is called resolution। इसी को हम क्या बोलेंगे भाई साहब? resolution। ठीक है, the method adapted to see the close objects as separate, तो दो ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट देखने का जो मेथड अडॉप्ट करते हैं उसको हम बोलेंगे resolution। ठीक है, this is called the resolution। the ability of an optical instrument to produce distinctly separate images of two objects located very close to each other is called the resolving power। तो आपका ability of a, तो जितना ज्यादा रिजॉल्विंग पावर होगा उतना कम रेजोल्यूशन होगा, है ना भाई साहब? ठीक है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन जितना कम होता जाएगा उतना ज्यादा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का रिजॉल्विंग पावर होगा। ठीक है, वी यूज द टर्म रिजॉल्विंग पावर इन टू डिफरेंट सेंसेस। ठीक है, देखो, इन केस ऑफ माइक्रोस्कोप्स एंड टेलीस्कोप्स वी टॉक ऑफ ज्योमेट्रिकल रेजोल्यूशन, whereas geometrical positions between two nearby objects are said to be resolved। ठीक है, where the geometrical मतलब ये आपका लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन हो गया। This is called the limit of resolution। This is called the limit of resolution। This is called the geometrical resolution। Clear है? ठीक है, okay। In case of spectroscopes
वी रेफर टू स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन वेयर डिफरेंसेस ऑफ वेवलेंथ्स ऑफ लाइट इन अ गिवन सोर्स आर टू बी रिजॉल्व। ठीक है, तो स्पेक्ट्रोस्कोप को हम यूज करते हैं ज़्यादा करके एटॉमिक चीज़ों को या एटम्स के रेडियसेस को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो रिजॉल्विंग पावर बेसिकली हो गया क्या, इज नॉर्मली डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल सबटेंडेड एट द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बाय टू ऑब्जेक्ट्स व्हिच कैन बी जस्ट डिस्टिंग्विश्ड एज सेपरेट। तो स्मॉलेस्ट एंगल मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब, रिजॉल्विंग पावर। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन लेट्स से डी हो गया, द मिनिमम सेपरेशन from each other so that their images are produced by microscope are just seen separated is known as the limit of resolution। और ये जो रिजॉल्विंग पावर होगा ये क्या होगा भाई साहब, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जितने कम डिस्टेंस पे आप दो ऑब्जेक्ट्स को एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हुए देख सकते हैं उतना ही ज़्यादा उस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का रिजॉल्विंग पावर होगा। ठीक है, अगर कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हुए आप इतना डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं, किसी को इतना किसी को इतना, तो जितने कम डिस्टेंस पर दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को आप क्लियरली देख सकते हैं दैट इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। और जितना कम डिस्टेंस को आप देख सकते हैं किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हुए उतना ही ज्यादा उसका रिजॉल्विंग पावर होगा। ठीक है, so the minimum separation from each other so that their images are produced by microscope are just separate is called the limit of resolution। so resolving power will be inversely proportional to d। ठीक है, that is limit of resolution। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं भाई साहब दिस विल बी 1 अपॉन लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, या हम रिजॉल्विंग पावर को डायरेक्टली बोल सकते हैं इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। ठीक है, जितना आपका लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कम होता जाएगा रिजॉल्विंग पावर उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम यहाँ पे टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप्स की बात कर रहे हैं, बट इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू द लेंसेज दैट यू यूज। फॉर एग्जाम्पल जब आप किसी ऑप्टिशियन के पास जाते हैं तो वो आपके सामने एक बोर्ड रखता है ऐसे, ठीक है, और मतलब उसमें अल्फाबेट्स होते हैं, आप अल्फाबेट्स को क्लियरली कब तक पढ़ पा रहे हैं उसके हिसाब से वो आपको एक लेंस डिजाइन करके देता है। सो ही इज बेसिकली एबल टू कैलकुलेट व्हाट kind of optical instrument would your eyes need in order to distinguish at a certain distance of normal vision the difference between two letters। ठीक है, और two letters can be मतलब अलग अलग differentiate कर सके। ठीक है, so resolving power is equal to 1 upon limit of resolution। resolving power of microscope the least distance between two just resolvable मतलब s is equal to d वाला phenomena ऑब्जेक्ट पॉइंट्स इज गिवन बाय लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन इज इक्वल टू ये भाई साहब आपका है। ठीक है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा अपॉन 2u साइन थीटा। इसका डेरिवेशन आपके कोर्स में नहीं है, सो आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ इट, लेकिन इस पे न्यूमेरिकल छोटे मोटे बन सकते हैं। ठीक है, तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन वेयर म्यू इज इक्वल टू व्हाट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इन विच द ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड। कभी कभी आप जैसे माइक्रोस्कोप में किसी चीज को देखने की कोशिश कर रहे हैं और उसको पानी में रखा है आपने, तो पानी का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 1.33। अगर आप किसी चीज को एयर में रख के देख रहे हैं, ठीक है, तो उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, जैसे किसी का ब्लड टेस्ट कर रहे हैं आप, तो ब्लड के मीडियम में ब्लड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा। ठीक है, सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इन विच। तो ये माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप को हम अलग अलग चीज़ों में देखते हैं, कभी कभी पानी में सेल्स को देख रहे हैं, कभी कभी ब्लड के मीडियम में सेल्स को देख रहे हैं, कभी कभी ऐसे एयर में भी देख सकते हैं। अगर हम एयर में देख रहे हैं तो म्यू की वैल्यू 1 हो जाएगी, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम के ऊपर होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इन विच द ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड। ठीक है, क्लियर हो गया, ये हो गया आपका म्यू का वैल्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। ओके, 1.22 तो आपका कांस्टेंट हो गया। थीटा आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, सेमी वर्टिकल एंगल, हाफ एंगल सबटेंडेड बाय द लेंस एट द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो आपका देखो ये लेंस है, ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये लेंस का रेजोल्यूशन हो रहा है, आप इसको देख पा रहे हैं। ठीक है, लेंस से आप इसको देख पा रहे हैं, तो ये वाला जो टोटल एंगल है भाई साहब, इसको आप दो में डिवाइड कर सकते हो, तो ये थीटा हो गया। दिस इज कॉल्ड द सेमी वर्टिकल एंगल। कायदे से अगर आप देखोगे तो आपका टोटल एंगल कितना होगा, 2 थीटा, ऐसे आएगा ना। ठीक है, आप इसको भाई साहब ऐसे देख रहे हो, ठीक है, ये ऐसे दिख रहा है, ये थीटा, ये 2 थीटा होगा एक्चुअली, लेकिन इसका अगर हम आधा करेंगे तो ये थीटा हो गया, ये थीटा हो गया। इसी तरह से यहाँ पे ये भी थीटा हो गया, ये भी थीटा हो गया, तो दिस इज कॉल्ड द सेमी वर्टिकल एंगल, और हाफ एंगल सबटेंडेड बाय द लेंस एट द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ओके, तो ये हो गया भाई साहब थीटा, और क्या हो गया, लैम्डा इज इक्वल टू एवरेज वेवलेंथ विच इज हाउ मच, 5500
एंगस्ट्रॉम यूनिट्स। भाई साहब आपका लाइट का वेवलेंथ कितना होता है, जो विजिबल रेंज है दैट इज 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर भाई साहब कितना अप्रॉक्सीमेटली 7000 या 6500 वॉट, ठीक है। तो इसका एवरेज अप्रॉक्सीमेटली 5500 हम पकड़ लेते हैं फॉर दिस कैलकुलेशन। ये जो लैम्डा का वेवलेंथ लेंगे मतलब नॉर्मल लाइट को हम देख रहे हैं, ठीक है। सो रिजॉल्विंग पावर हो गया ये भाई साहब। सो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कितना हो गया भाई साहब, 1.22 लैम्डा अपॉन 2 म्यू साइन थीटा। थीटा आपका हाफ है, सेमी वर्टिकल एंगल बोलेंगे हम इसको। लैम्डा विल बी अप्रॉक्सीमेटली 5500 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। टू म्यू विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इन विच यू आर ट्राइंग टू व्यू द ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्लियर है? तो रिजॉल्विंग पावर क्या हो जाएगा, इसका उल्टा। रिजॉल्विंग पावर इज दिस इनवर्स, तो ये 2 म्यू साइन थीटा ऊपर और 1.22 लैम्डा नीचे, ठीक है। सो 1/d दैट इज 2 म्यू साइन थीटा अपॉन लैम्डा। रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ माइक्रोस्कोप इज गिवन बाय, कौन सा हो जाएगा भाई साहब बताइए, रिजॉल्विंग पावर सी की लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है वो, ये लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है, ये रिजॉल्विंग पावर है 1.22 लैम्डा डू यू साइन थीटा। ये आपका क्या है, इट इज लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, यही था ना भाई साहब आपका, भाई साहब क्या है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है ना ये। रिजॉल्विंग पावर क्या होगा, 1/d दैट इज 2 म्यू साइन थीटा अपॉन लैम्डा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या पूछा है, रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ माइक्रोस्कोप इज गिवन एज, कौन सा हो जाएगा भाई साहब बताइए बताइए, अरे बताइए ना। आप बोलेंगे भाई साहब ये तो म्यू कहाँ गायब हो गया ओके देखो ये आपका लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है, ये आपका रिजॉल्विंग पावर नहीं है। रिजॉल्विंग पावर होता है भाई साहब आपका क्या, रिजॉल्विंग पावर इज 1/d। तो आप बोलोगे भाई साहब ये होगा 2 म्यू साइन थीटा, 2 म्यू साइन थीटा अपॉन, क्या कर रहा हूँ भाई साहब, 2 म्यू साइन थीटा अपॉन 1.22 लैम्डा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा भाई साहब, रिजॉल्विंग पावर तो गलत क्वेश्चन हो गया फिर भाई साहब, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन होगा ये, दिस इज लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, ठीक है, दिस इज नॉट रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर देखो आपका भाई साहब कितना आया यहाँ पे, रिजॉल्विंग पावर इज 1/d दैट इज 2 म्यू साइन थीटा अपॉन लैम्डा ना, ये तो है नहीं भाई साहब। द लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू जस्ट रिजॉल्वेबल ऑब्जेक्ट पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जस्ट रिजॉल्व। जस्ट रिजॉल्व मतलब कौन सा केस बन रहा है, S इज इक्वल टू D वाला केस बन रहा है। वेवलेंथ ऑफ लाइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंगल ऑफ, देखो लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू जस्ट रिजॉल्वेबल ऑब्जेक्ट्स, मतलब ये क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन दैट इज D है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अभी D की वैल्यू क्या है बोलो, 1.22 लैम्डा बाई 2 म्यू साइन थीटा, ठीक है। तो बताइए ये D किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वेवलेंथ ऑफ लाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, म्यू से तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। आप भाई साहब D को लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, D इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू एंड D इज ऑल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, है कि नहीं, क्लियर है। तो यहाँ पे भाई साहब इसका तो कोई लेना देना है नहीं, नन ऑफ दीज भी नहीं होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम के साथ भाई साहब आपका इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी है, वेवलेंथ ऑफ लाइट के साथ आपकी डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी। तो लीस्ट डिस्टेंस अलग अलग तरीकों से, देखो इस पूरे सेक्शन में आप बेसिकली अलग अलग चीज़ों को पढ़ रहे हैं, अलग अलग चीज़ों ने सेम चीज़ों को पढ़ रहे हैं अलग अलग तरीके से। तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन हो गया, या आप बोलेंगे भाई साहब लीस्ट डिस्टेंस इन जस्ट रिजॉल्व्ड केस हो गया, ठीक है। ऑल दीज आर बेसिकली वन एंड द सेम थिंग, लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स सो देयर इमेजेस आर जस्ट रिजॉल्व, तो इसको ही हम लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन बोलेंगे। और हमारा फॉर्मूला क्या, ओके सो दिस विल बी वेवलेंथ ऑफ लाइट। रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप भाई साहब बहुत दूर के ऑब्जेक्ट को आप देखने की कोशिश कर रहे हैं, टेलीस्कोप से यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टार्स, ठीक है। तो द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप इज गिवन बाय m इज इक्वल टू d अपॉन d, where d is the diameter of the objective that is entrance pupil, ठीक है, upon d, ठीक है, d is the diameter of the exit pupil, मतलब आपका the magnification of a telescope is said to be normal if d the diameter of the exit pupil is equal to d e the diameter of the pupil of the eye, therefore the normal magnification on of the telescope is given by d upon d, ठीक है। ये तो भाई साहब बहुत कॉम्प्लिकेटेड है,
चलिए इसके, हाँ इसको ले लेते हैं। चलिए, फर्दर द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ अ टेलीस्कोप इज गिवन बाय डी थीटा इज इक्वल टू, ये वाला ले लीजिए, ठीक है, दिस इज मोर देन एफ। सो द फर्दर द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ अ टेलीस्कोप इज गिवन बाय डी थीटा इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा बाय डी एंड द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ द आई इज गिवन बाय डी थीटा इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा बाय डी ई। ये आपका आई का लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है, ठीक है। मिनिमम डिस्टेंस दैट शुड बी देयर बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स सो दैट दैट आई कैन सी इट क्लियरली इज नोन एज डीई। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? जो मतलब आपने टेलीस्कोप नहीं लिया है लेकिन नॉर्मल आई से कोई दो ऑब्जेक्ट्स को देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन दोनों ऑब्जेक्ट्स में जो मिनिमम डिस्टेंस होगा सो दैट विथ एन अनएडेड आई यू आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स डिफरेंटली इज नोन एज डीई। And with the help of telescope, the minimum distance that should be there between the two objects so that you are able to see them differently is equal to d, ठीक है। तो हमारा फॉर्म द इक्वेशन d थीटा बाई d, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ द आई अपॉन लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ द टेलीस्कोप। तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ द टेलीस्कोप कितना हो जाएगा? 1.22 लैम्डा बाई लीस्ट डिस्टेंस, दैट इज लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ द टेलीस्कोप, एंड लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ द आई विल बी 1.22 लैम्डा बाई लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ द आई DE। तो आपका d थीटा डैश बाई d थीटा मतलब हो जाएगा आपका 1.22 लैम्डा DE बाई 1.22 लैम्डा d, दैट इज d बाई d, दैट इज दिस इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? देखो आपका d थीटा मतलब आपका लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, ठीक है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ द टेलीस्कोप, ये कितना हो जाएगा? 1.22 लैम्डा बाई d। ये टेलीस्कोप का है भाई साहब, ठीक है, दिस इज फॉर द टेलीस्कोप, जिस टेलीस्कोप को आप यूज कर रहे हैं। ये d क्या है भाई साहब? मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट दैट यू आर ट्राइंग टू सी, दो स्टार्स के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज द मिनिमम डिस्टेंस सो दैट यू कैन परसीव देम बाय यूजिंग द टेलीस्कोप एज टू डिफरेंट स्टार्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1.22 लैम्डा बाई डी। आपका जो आई है, ह्यूमन आई का जो मिनिमम रेजोल्यूशन है वो कितना होगा? 1.22 लैम्डा बाई डी, 1.22 लैम्डा बाई डी ई। तो अगर आप भाई साहब यहाँ पे कर रहे हैं d थीटा डैश, दैट इज लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन आई अपॉन d थीटा, दैट इज लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ द टेलीस्कोप। सो ये कितना हो जाएगा बोलो? 1.22 लैम्डा बाई डी ई अपॉन 1.22 लैम्डा बाई डी, ठीक है। तो ये कैंसिल, ये हो गया भाई साहब d बाई डी ई, d बाई डी ई, और इसी को हम क्या बोलेंगे भाई साहब? मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन मतलब समझ रहे हो आप? ह्यूमन आई से जो मिनिमम डिस्टेंस को परसीव कर रहे हो, टेलीस्कोप क्या कर रहा है? उस डिस्टेंस को बढ़ा दे रहा है ना। सो दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द टेलीस्कोप अपॉन द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ द आई। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ द टेलीस्कोप अपॉन लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ द आई इज बेसिकली योर मैग्निफिकेशन, ठीक है। आप अगर नॉर्मल आई से उस ऑब्जेक्ट्स को देखने की कोशिश कर रहे हो शायद नहीं देख पाओगे, लेकिन टेलीस्कोप से क्योंकि वो मैग्नीफाई हो जाएगा वो डिस्टेंस, इसलिए आप उसको देख पाओगे, ठीक है। Thus the product of normal magnifying power of a telescope and its limit of resolution is equal to the limit of resolution of the unaided eye। भाई साहब देखो मैग्नीफाइंग पावर है, ये आपका लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या हो गया? टेलीस्कोप का, और ये हो गया भाई साहब लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का नॉर्मल आई का। तो आपका लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ द टेलीस्कोप विल बी इक्वल टू मैग्नीफाइंग पावर इनटू लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ द आई, यही बोला जा रहा है। देखो प्रोडक्ट ऑफ द नॉर्मल मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप, नॉर्मल मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप एंड द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, ठीक है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन इज इक्वल टू द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, यही था ना, डी बाई डी is equal to the limit of resolution of the unaided eye। unaided eye भाई साहब इधर होगा, limit of resolution of unaided eye is equal to the limit of resolution of the telescope, ठीक है, clear। resolving power of a telescope is, बोला अरे चलते से बोलो, resolving power of a telescope कैसा हो जाएगा? resolving power of a telescope अरे रिजॉल्विंग पावर क्या होता है भाई साहब? व्हाट इज रिजॉल्विंग पावर? आपका भाई साहब अभी तो देखा आपने, रिजॉल्विंग पावर क्या होता है? डी थीटा समझ लो आपका क्या है? लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, दिस इज लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, और लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन को आपने क्या देखा? दिस विल बी 1.22 लैम्डा बाई डी, ठीक है।
तो आपका भाई साहब रिजॉल्विंग पावर क्या हो जाएगा, रिजॉल्विंग पावर होगा लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का रेसिप्रोकल, सो दिस विल बी 1.22 लैम्डा बाई डी, ये हो जाएगा भाई साहब, so this will be the correct answer. Resolving power of a telescope is directly proportional to lambda, inversely proportional to lambda, not dependent on lambda, none of these. ठीक है भाई साहब, आपका देखो d थीटा की वैल्यू कितनी 1.22 लैम्डा बाई डी है ना भाई साहब, तो आपका ये हो गया क्या, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन. रिजॉल्विंग पावर क्या हो जाएगा, रिजॉल्विंग पावर विल बी इक्वल टू 1 बाई डी थीटा, दैट विल बी d बाई 1.22 लैम्डा. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होगा क्या, रिजॉल्विंग पावर विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा. सो ये तो गलत है, ये सही है भाई साहब. ठीक है, दिस इज द करेक्ट वन. ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा. ओके, क्या हो गया, थैंक यू. So this basically completes your chapter on diffraction people. ठीक है, आपका सॉरी अपना वेव ऑप्टिक्स का पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है इसमें. कुछ बोलना है? नहीं, कुछ नहीं बोलना है. ओके, एंड नाउ वी विल डू ओनली क्वेश्चंस आ क्वेश्चंस आ क्वेश्चंस आ, समझा, क्वेश्चंस आ क्वेश्चंस आ क्वेश्चंस आ. A light wave travels in vacuum along the x-axis. Which of the following may represent the wave front? X constant, y constant, z constant, x plus y constant. Wave front कौन represent? एक light wave है, it travels in vacuum along the x-axis. ऐसे जा रहा है बस. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग में रिप्रेजेंट द वेव फ्रंट. वेव फ्रंट जो होगा वो कौन सा रिप्रेजेंटेशन होगा, x कांस्टेंट होगा, y कांस्टेंट होगा, z कांस्टेंट होगा, या x प्लस y कांस्टेंट होगा. वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट x आपका कांस्टेंट हो जाएगा, दिस विल बी बेसिकली x कांस्टेंट. ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड. ओके, अ वेव फ्रंट इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स which are having constant phase difference in the same phase, out of phase having a phase difference of pi by 2 radians. भाई साहब देखो, वेव फ्रंट क्या होता है, ऐसे आप रेडियस सही से बनाते जाते हैं, राइट. ये एक वेव फ्रंट बन गया, फिर ये रेडियस बनाया, ये एक वेव फ्रंट बन गया. ठीक है, तो वेव फ्रंट इज, अगर सारे रेडियसेस आपके बराबर हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दे विल हैव अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस और इन द सेम फेज, दे विल हैव अ सेम फेज और कांस्टेंट फेज डिफरेंस. अरे वेव फ्रंट कैसा बनेगा भाई साहब, दे विल ऑल बी इन द सेम फेज ऑब्वियसली. ठीक है, हाइगेन्स कॉन्सेप्ट ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स मे बी यूज्ड टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, फाइंड न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट. ये कर सकते हैं हम, हाइगेन्स प्रिंसिपल को यूज करके हम इसको निकाल सकते हैं कि नहीं. ठीक है, वी कैन फाइंड न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट. एक्सप्लेन पार्टिकल बिहेवियर ऑफ लाइट, नो दिस कैन नॉट हैपन. एक्सप्लेन सेंस लॉ, दैट इज साइन आई बाई साइन आर, इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं, सेकेंडरी वेवलेट्स को यूज करते हुए इसको प्रूव कर सकते हैं. आई डोंट नो व्हाई इट हैज बीन मिस्ड. खैर, तो फाइंड न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट, हम यहाँ पे भाई साहब न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट को प्रूव करते हैं. ओके, अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट प्रोड्यूसेस अ डैश एट अ फाइनाइट डिस्टेंस. एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, तो ये भाई साहब इस तरीके के वेव जनरेट करेगा. अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट प्रोड्यूसेस अ डैश एट फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स. स्फेरिकल वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट नहीं, प्लेन वेव फ्रंट हमेशा इस तरीके का लाइट सोर्स प्रोड्यूस करेगा. ठीक है, ये इस तरीके का जो है तो आपका प्लेन वेव फ्रंट जनरेट करेगा. सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट, तो दिस विल बी बेसिकली व्हाट, स्फेरिकल वेव फ्रंट जनरेट करेगा. ठीक है, इट विल बेसिकली जनरेट एज स्फेरिकल वेव फ्रंट. ऐसे जा रहा है ना भाई साहब, चारों तरफ से ऐसे स्फीयर में इवॉल्व हो रहा है. इट इज गोइंग टू जनरेट एज स्फेरिकल वेव फ्रंट. Two sources are said to be coherent, same amplitude, same velocity, same amplitude, same frequency, same phase, same frequency, same phase और constant phase difference. कोहेरेंट किसको बोलते हैं, एम्पलीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है, नहीं, मोनोक्रोमैटिक से भी कोई लेना देना नहीं है. कोहेरेंट सोर्स मतलब सेम फेज एंड सेम फ्रीक्वेंसी, या कांस्टेंट फेज डिफरेंस एंड सेम फ्रीक्वेंसी. ठीक है,
ये होगा भाई साहब, क्योंकि आपका देखो यहाँ पे सेम फेज और कांस्टेंट फेज डिफरेंस ये होना जरूरी है, या तो दोनों सेम फेज में रहेंगे या तो दोनों के बीच में एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस रहेगा, ठीक है। टू सोर्सेस, ओके ओके ओके। अ रेक्टेंगुलर इल्यूमिनेटेड स्लिट, ये आपका एक भाई साहब रेक्टेंगुलर इल्यूमिनेटेड स्लिट है, इस तरह का रेक्टेंगुलर इल्यूमिनेटेड स्लिट, ठीक है। दिस इज कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर इल्यूमिनेटेड स्लिट, स्फेरिकल वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, ऑल ऑफ द अबव। cylindrical wave front, okay. Light waves of wavelength I propagate in a medium, ये भाई साहब L है कि क्या है ये, if m and n are 2 points on the waveform and they are separated by a distance of lambda by 4, the phase difference will be, भाई साहब लैम्डा, देखो ये आपका वेव है, ठीक है भाई साहब, ये लैम्डा हो गया, ठीक है। और यहाँ पे भाई साहब ये हो जाएगा कितना, ये हो गया फेज डिफरेंस कितने का, 0, ये हो गया भाई साहब कितने का, पाई बाई 2, ये हो गया भाई साहब पाई, ये हो गया भाई साहब 3 पाई बाई 2, और ये हो गया भाई साहब आपका 2 पाई, ये आपका पूरा एक वेवलेंथ, ठीक है। तो जब लैम्डा होता है तो 2 पाई है ना, अगर लैम्डा बाई 4 का डिफरेंस है तो कितना का हो जाएगा भाई साहब, ये 2 पाई बाई 4, तो ये कितना हो गया भाई साहब पाई बाई 2 का, ठीक है। पाई बाई 2 का क्या हो जाएगा, फेज डिफरेंस, क्लियर है। अच्छा जी, 0 हो गया, कैसे 0 हो गया, ये वेव फॉर्म एंड दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ लैम्डा बाई 4, तो ये आपका भाई साहब पूरा लैम्डा है, तो इसका लैम्डा बाई 4 नहीं भाई साहब, द फेज डिफरेंस lambda by 4. मेरे हिसाब से तो पाई बाई 2 होना चाहिए भाई साहब, फेज डिफरेंस अगर इतना आ रहा है। A wave front can be constructed on the basis of Huygens wave theory, Huygens principle, Maxwell's electromagnetic wave theory, Planck's constant theory। तो ये दोनों भाई साहब ऐसे ही खारिज हो जाते हैं, हाइगन के प्रिंसिपल से हम इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। रेशियो ऑफ फेज डिफरेंस एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस इज, रेशियो ऑफ फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस को हम किस में मेजर करते हैं भाई साहब, पाई में, और कॉरेस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस इज हाउ मच। तुमको बहुत देर से नींद आ रही है, देखो ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, क्योंकि आपका भाई साहब लैम्डा मींस पाथ डिफरेंस एंड पाई मींस फेज डिफरेंस, आपका रेशियो यहाँ पे किसका है भाई साहब, फेज डिफरेंस टू पाथ डिफरेंस, ठीक है। इन दोनों में ही हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता आपका लैम्डा बाई पाई, इन दोनों में कौन सा हो सकता है भाई साहब बताइए, क्यों 4, वाई 4 क्यों भाई साहब, क्योंकि सिंपल है ना, देखो ये आपका कितना लेंथ लैम्डा, और भाई साहब फेज कितना 2 पाई, तो आपका भाई साहब एक लैम्डा कितने को कॉरेस्पॉन्ड करता है फेज में, 2 पाई को, ठीक है। तो 2 पाई कॉरेस्पॉन्ड्स टू 1 लैम्डा, ठीक है, क्लियर है, कॉरेस्पॉन्डिंग है ना ये, कॉरेस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस। In a double slit experiment, instead of taking slits of equal widths, if one slit is made twice as wide as the other, then in interferences patterns, the intensity of both the maxima and the minima increases. The intensity of maxima increases and the minima has zero intensity. Intensity of maxima decreases and the minima increase, ठीक है। The intensity of the maxima decreases and the minima has zero intensity। आप बोलेंगे भाई साहब ये YDAC में मैक्सिमा मिनिमा कैसे हो रहा है, ठीक है। YDAC में मैक्सिमा मिनिमा नहीं होता है, यहाँ पे हम यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज की बात कर रहे हैं। तो जो मैक्सिमा और मिनिमा है, दिस इज एक्चुअली रेफरिंग टू द ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस। तो एक स्लिट को आपने ज़्यादा लिया हुआ है, इसका विड्थ जो है इससे डबल है, एक स्लिट से दूसरे वाले स्लिट से डबल है, ठीक है। तो यहाँ पे भाई साहब क्या हो जाएगा, आपका इंटेंसिटी मैक्सिमम का और मिनिमम का, मतलब आपका ब्राइट फ्रिंज का और ऑब्वियसली डार्क फ्रिंज का, दोनों का भी इंटेंसिटी बढ़ जाएगा, ठीक है, इंटेंसिटी विल इंक्रीज, क्लियर। Two waves of equal amplitude and wavelength but different in phase
आर सुपर इम्पोज, ठीक है। तो दोनों का भाई साहब क्या है, इक्वल एम्पलीट्यूड ए है, वेवलेंथ भाई साहब दोनों का सेम है, एंड डिफरेंट इन फेज, फेज डिफरेंस है भाई साहब दोनों का, आर सुपर इम्पोज। एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव इज मैक्सिमम व्हेन फेज डिफरेंस इज, कब भाई साहब फेज डिफरेंस आपका कितने पे आपका मैक्सिमम होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव इज मैक्सिमम व्हेन फेज डिफरेंस इज, अरे भाई साहब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का बात पूछा है आपसे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा, बोलो बोलो जल्दी, हाँ, क्रेस्ट और ट्रफ भाई साहब, ठीक है। और ये कब होगा, फेज डिफरेंस क्या हो जाए, या तो जीरो या तो 2 पाई, या तो 0 या 2 पाई का डिफरेंस हो ना, मतलब एक लैम्डा का डिफरेंस हो, एक खत्म हो गया तो दूसरा वाला चालू हो रहा है, तो आप दोनों सेम में आ जाएंगे, ठीक है। सो व्हेन फेज डिफरेंस इज 0, यहाँ पे आपको जितने भी ऑप्शन हैं वहाँ पे 0 ही मिल रहा है आपका, तो 0 विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 पाई भी होता तो 2 पाई वुड हैव बीन द करेक्ट ऑप्शन, लेकिन यहाँ पे बाकी सारे ऑप्शंस भी नहीं मिलेंगे। यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई साहब, दिस विल बी π/4, दिस इज पाई, ठीक है। यहाँ पे भाई साहब π/12, दे डू नॉट कॉरेस्पॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे 0 विल बी डबल। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पूछा जा रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा भाई साहब आपका, 0 पे, 2 पाई पे, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा, बोला ना, बोला, λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2, अरे भाई साहब पढ़ा है कि नहीं, 2m+1 इंटू λ/2, ठीक है। और ये वाला भाई साहब कितना हो जाएगा, n लैम्डा, ठीक है, n लैम्डा। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। पार्ट डिफरेंस और फेज डिफरेंस कॉरेस्पॉन्डिंगली क्या हो जाएगा भाई साहब, अरे फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा भाई साहब, अगर हम लैम्डा लेते हैं, 2 लैम्डा का कितना होता है भाई साहब, ठीक है, सॉरी आपका भाई साहब फेज डिफरेंस 2 लैम्डा का भाई साहब कितना हो जाएगा, सॉरी 2 पाई का भाई साहब हो जाएगा लैम्डा, ठीक है। तो आपका भाई साहब जहाँ पे लैम्डा है वहाँ पे हम 2 पाई लिख सकते हैं, तो 2n पाई लिख देंगे, ठीक है। लैम्डा इज इक्वल 2 पाई, तो ये हो गया 2 पाई n, ये हो गया आपका फेज डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पे क्या कर देंगे भाई साहब, लैम्डा की जगह पे 2 पाई लिख दोगे तो ये 2 और 2 कैंसिल, तो ये हो गया 2m+1, ठीक है। क्लियर, फेज डिफरेंस हो गया ये, तो ये आपका 0 पे आ जाएगा। ओके ओके ओके। द कॉन्ट्रास्ट इन द फ्रिंजेस इन एनी इंटरफेरेंस पैटर्न डिपेंड्स अपॉन द फ्रिंज विड्थ, वेवलेंथ, इंटेंसिटी रेशियो ऑफ सोर्सेस, डिस्टेंस बिटवीन द सोर्सेस। Contrast in the fringes in any interference pattern depends upon fringe width, wavelength, intensity ratio of the two और distance between the two sources। तो contrast मतलब कितना bright है और कितना dark है, brightness और darkness basically depend करेगा आपका intensity ratio of the two sources, ठीक है। ठीक है, उधर जा सकते हैं आप लोग। Introduction. Kamal and Deep are traveling in the train. Then a train passes from the nearby track. The train's whistle is so loud. Yeah, it's really not tolerable. I want to ask you something. Yes, Kamal, sure. When the train passes us, the sound is loud, and when it moves away, the sound dies. Can you please explain me about this? Okay, Kamal, I will tell you. This is due to the Doppler effect. The train producing sound waves was moving with respect to us. It causes an apparent shift in the frequency of sound waves for us. That's why sound rises when the train comes near us and dies when train goes away from us. It's really interesting. I want to know something more about this. Students, today we will study about the wave optics. Objectives. At the end of this lesson, you will be able to define wave front, know Huygens principle, understand refraction and reflection of plane waves, describe plane wave front in lens and prism, understand the Doppler effect, define electromagnetic waves, understand coherent and incoherent addition of waves, describe interference of light waves, explain Young's double-slit experiment, explain conditions for sustained interference.
wave front. Wave front is defined as the locus of all the particles of a medium vibrating in the same phase at a given instant. A line perpendicular to a wave front is called a ray. The phase difference between any 2 points situated on the same wave front is zero. The shape of a wave front depends upon the shape of the source of disturbance. The distance from one crest to the next crest is equal to wavelength lambda. The phase difference between any 2 points in the same phase on 2 consecutive wave fronts is 2 pi. So, at any given crest and trough, the phase is 2n pi and 2n plus 1 pi respectively, where n is an integer. Types of wave fronts. There are different types of wave fronts which are given as spherical wave front. The wave front of light waves radiated by a point source may be represented by spherical surfaces concentric with the source. Plane wave front. At large distances from a point source, the spherical wave fronts are of very large radii and small portions of these can be considered planes. Cylindrical wave front. A line source can produce a cylindrical wave front coaxial with the source. Huygens principle. Huygens principle is a geometrical construction for finding the shape of a new wave front at some instant. According to this principle, every point of a wave front is a source of spherical secondary waves called wavelets, which spread out in all directions with the speed of propagation of the wave in that medium. The new wave front at a later instant is the surface tangent to the secondary wavelets called the envelope of the secondary wavelets. Laws of reflection at a plane surface. The angle of incidence is the angle between the incident ray and the normal, but the ray is perpendicular to the wavefront and the normal perpendicular to the surface. Hence, the angle of incidence is the angle between the incident wavefront AB and the surface PQ. Similarly, the angle of reflection is the angle between the reflected wavefront CD and the surface PQ. Now, from the geometry of triangles BAC and DAC, AD is equal to BC and AD is equal to AC. We can say that these are congruent triangles. Hence, the angle of incidence is equal to the angle of reflection. Also, the incident ray, the reflected ray, and the normal are all in the same plane. Hence, the wave theory has proved the laws of reflection at a plane surface. Reflection of plane waves. Consider a parallel beam of light incident on a plane surface separating two media. The planes AB, A1B1 and A2B2 are the positions of the incident wavefront at different instants. A Huygens wavelet originating from point B in the wavefront AB will move a distance B' in the second medium in the same time that the wavelet from A expands in the first medium to include point A' on the surface XY. Since the two wavelets have radii A' and B' are not in the same medium, they move with different speeds, say V1 and V2 respectively. Case 1. If medium 2 is optically denser than medium 1, then V1 is greater than V2 and hence A'
is greater than BB dash. The ray is bent towards the normal. Case 2. If medium 2 is optically rarer than medium 1, then V1 is less than V2 and hence AA dash is less than BB dash. The ray is bent away from the normal. Distance AA dash is equal to V1 Sound. is equal to lambda 1, the wavelength of light wave in medium 1. Distance BB dash is equal to V2 Sound. is equal to lambda 2, the wavelength of light wave in medium 2. Therefore, V1 by V2 is equal to lambda 1 by lambda 2, or it can be written as V1 by lambda 1 is equal to V2 by lambda 2 is equal to nu. The above expression shows that the frequency of the light wave remains unchanged during refraction. The wavelength decreases when the light wave refracts into a denser medium, and the wavelength increases when the light wave refracts into a denser medium. Plane wavefront in lens. Consider a plane wavefront ACB incident on a double convex lens. According to Huygens hypothesis, each point of the wavefront acts as a source of secondary waves. These secondary waves will travel through different thickness of the lens. The time taken by the secondary wave to travel through CP1 in air plus P1 P2 in lens will be the same as the time taken by waves to travel through AX plus XD in air. So, all the secondary waves from the incident plane wavefront ACB reach dP2E at the same time. Thus, dP2E is the refracted wavefront. This wavefront is converging in nature. Plane wavefront in prism. Consider a plane wavefront BD incident on the prism. According to Huygens hypothesis, each point of the wavefront acts as a source of secondary waves. These secondary waves will travel through different thicknesses of the prism. The time taken by a secondary wave to travel through distance BC in the material of the prism is the same as the time taken by a secondary wave to travel through a distance dA plus AE in air. The distance travelled in air is clearly greater than the distance travelled in prism. This is because the velocity of secondary wave in the material of the prism is less than that in air. All the secondary waves starting from BD reach CE at the same time. So, CE is the emergent wavefront. The Doppler effect. Consider when there is a medium and the source moves away from the observer, then latter wavefronts have to travel a greater distance to reach the observer. The time taken between the arrivals of two successive wavefronts is hence longer at the observer than is at the source. Thus, the frequency as measured by the source will be smaller. This is known as the Doppler effect. The Doppler effect is observed whenever the source of waves is moving with respect to an observer. The Doppler effect can be described as the effect produced by a moving source of waves in which there is an apparent shift in frequency for observer. Redshift and blue shift. Redshift. The increase in wavelength due to Doppler effect is known as redshift because the wavelength in the middle of the visible region of the spectrum moves towards the red end of the spectrum. Blue shift. When waves are received from a source moving towards the observer, there is an apparent decrease in wavelength. This is referred to as blue shift. The Doppler shift is given by delta nu by nu is equal to minus
v radial by c, where v radial is the component of the velocity along the line joining the source and observer. Electromagnetic waves. A wave of energy consisting of electric and magnetic fields is known as electromagnetic wave. Variations in both electric and magnetic fields occur simultaneously. As a result, they attain their maxima and minima at the same place at the same time. The directions of electric and magnetic fields are mutually perpendicular as well as to the direction of propagation of the wave. Thus, these waves are transverse in nature. The velocity of the waves depends entirely on the electric and magnetic properties of the medium in which these waves travel. Superposition of waves. Principle of superposition states that when two or more than two waves travel in the same medium at the same time superimposing each other, then the displacement of the resultant wave at any instant is equal to the vector sum of the individual displacements at that instant. Let vector y1, y2, y3 and so on be the displacement vectors due to the individual waves at any instant acting separately, then, according to the principle of superposition, the displacement of the resultant wave at that instant is given by vector y1 plus y2 plus y3 plus so on. Coherent and incoherent sources of waves. Coherent sources of light are those sources of light which emit light waves of same wavelength, same frequency, and in same phase or having constant phase difference. There are two general methods for producing coherent sources are follows. By division of wavefront. In this method, the wavefront is divided into two or more parts by use of mirrors, lenses, or prisms. By division of amplitude. In this method, the amplitude of incoming beam is divided into two or more parts by partial reflection or refraction. These divided parts travel different paths and are finally brought together to produce interference. Incoherent sources emit light with frequent and random changes of phase between the photons. Tungsten filament lamps and ordinary fluorescent tubes emit incoherent light. Interference of light waves. Interference of light is the phenomena of redistribution of light energy in the medium due to superimposition of light waves coming from two coherent sources. There are two types of interferences. They are constructive interference, destructive interference. The interference is constructive at the points where the resultant intensity of light is maximum, and the interference is destructive at the points where the resultant intensity of light is minimum. Constructive and destructive interference. Constructive interference. At the points of the medium where the resultant intensity of light is maximum, the interference is called as constructive interference. For constructive interference, phi is equal to 2n pi or p is equal to n lambda, where n is equal to 0, 1, 2, 3 and so on. Phi is equal to phase difference. P is equal to path difference. Lambda is equal to wavelength of light. Destructive interference. At the points of the medium where the resultant intensity of light is minimum, the interference is called as destructive interference.
For destructive interference, phi is equal to 2n plus 1 pi, or p is equal to 2n plus 1 lambda by 2. Young's double slit experiment. In Young's experiment, monochromatic light from a source passes through a narrow slit S and falls on two closely spaced narrow slits S1 and S2 placed at some distance from S. The slits S1 and S2 act as coherent sources of light waves because the light from each is derived from the same primary source S. These waves interfere constructively and destructively at different points on the screen to produce a pattern of alternating bright and dark bands called interference fringes on the screen. Mathematical analysis in Young's double slit experiment. Let S1 and S2 be coherent sources at separation D and capital D be the distance of screen from sources, then path difference between waves reaching at P is given by product of Yn and D divided by capital D. For maxima delta is equal to n lambda, position of nth maxima is given by n capital D lambda upon small d. Position of nth minima is given by n minus 1 upon 2 into capital D lambda upon small d. Fringe width. Fringe width is defined as the separation between two consecutive maxima or minima. Beta is equal to y into n plus 1 minus yn, which is equal to capital D lambda upon small d. Angular fringe width is given by beta upon d, which is equal to lambda upon d. Use of white light. When white light is used to illuminate the slit, we obtain an interference pattern consisting of a central white fringe having on both sides symmetrically a few colored fringes and then uniform illumination. Example. Let's take an example on Young's double slit experiment. The two slits in Young's experiment are 3 mm apart, illuminated by a light of wavelength 480 nanometer. The screen is at 2 meters from the plane of the slit. Find the separation between 8th bright and 3rd dark fringe with respect to central bright fringe. Let's see the solution. Distance of 8th bright fringe from center is given by 8 capital D lambda upon small d. Distance of 3rd bright fringe from center is given by 5 capital D lambda upon 2 small d. We have y is equal to y8 minus y3. By putting the values and calculating, we get y is equal to 11 capital D lambda upon small d. Putting the values in the above equation and calculating, we get value of y is equal to 3.52 millimeter. Hence, the separation between 8th bright and 3rd dark fringe with respect to central bright fringe is 3.52 millimeter. Conditions for sustained interference. The following conditions are necessary to obtain a continuous or permanent interference. The light should be monochromatic. If this is not so, the fringes of different colors will overlap. The two sources producing interference must be coherent. The wave trains causing the interference must have light waves of the same wavelength and same velocity. The two interfering wave trains must have the same plane of polarization. To observe interference fringes clearly, it is necessary that the fringe width is sufficiently large.
Did you know? For manufacturing reasons, a perfect lens has a spherical surface shape, though theoretically the ideal surface should be aspherical. Light slows down, bends towards the normal, and has a shorter wavelength when it enters a higher refractive index or as it moves to denser medium. Reflection of waves of sea walls or other barriers can cause an interference pattern called a standing wave. In standing waves, crests do not move laterally. Summary. Let us summarize what we have learned. Wavefront is defined as the locus of all the particles of a medium vibrating in the same phase at a given instant. Every point of a wavefront is a source of spherical secondary waves called wavelets. The wavelength decreases when the light wave refracts into a denser medium. The Doppler effect is defined as the effect produced by a moving source of waves in which there is an apparent shift in frequency for observer. When waves are received from a source moving towards the observer, there is an apparent decrease in wavelength. This is referred to as blue shift. A wave of energy consisting of electric and magnetic fields is known as electromagnetic wave. Coherent sources of light are those sources of light which emit light waves of same wavelength, same frequency, and in same phase or having constant phase difference. Interference of light is the phenomena of redistribution of light energy in the medium due to superposition of light waves coming from two coherent sources. Introduction. Tanuj, what are you doing? I'm searching one of the science educational DVD. Can you please help me in finding the DVD? Sure. Amit, can you please tell me something? Yeah, definitely. Why is this DVD shining in a rainbow pattern? What's the reason behind this colorful shine? Okay, I will tell you. It happens due to the diffraction of waves. Diffraction occurs when the wavelength of the wave are in order of the object size. The closely spaced tracks on the DVD are comparable with the wavelength of wave. That's why we observe the colorful shine of DVD. Okay, I got it. It's quite an interesting fact. Can you please tell me something more about this? I'm curious to know. Okay, let's today study more about the wave optics. Objectives. At the end of this lesson, you will be able to define diffraction, understand diffraction due to a single slit, differentiate between interference and diffraction, define resolving power, calculate resolving power of a microscope and telescope, define polarization and Polaroids, understand Malus law, describe polarization by scattering, reflection and refraction. Diffraction. Diffraction of light is the phenomena of bending of light waves around the edges of an obstacle or an aperture of size comparable to the wavelength of the incident light waves. Diffraction is of two types: Fresnel's diffraction and Fraunhofer's diffraction. In Fresnel's diffraction, source and screen are close to the obstacle and light after diffraction appears converging towards the screen and hence
no lens is required to observe it. In Fraunhofer's class, source and screen are at large distance from the obstacle. A converging lens is used to observe it. Diffraction due to a single slit. Consider a plane wavefront incident on the slit AB. Each point of the incident wavefront will be a source of secondary wavelets. These wavelets emanate from the wavefront in the same phase. To understand the formation of central maximum, the slit can be imagined to be divided into a number of very narrow strips of equal width parallel to the slit. All the wavelets originate from the narrow strip in the same phase. All these wavelets arrive at O in the same phase. These wavelets reinforce each other's effect to give maximum intensity at O. Now consider the formation of secondary minima and secondary maxima. Secondary wavelets diffracted at angle theta reaching a general point P on the screen. The wavelets shall not arrive at P in the same phase because these cover unequal distances in reaching P. Path difference between the extreme wavelets is given by Bn is equal to d sine theta. The condition for first secondary maximum is given at angle equals to 3 lambda upon 2d. The condition for second secondary maximum is given at an angle equals to 5 lambda upon 2d. Hence, the condition for nth maximum is given at an angle equals to 2n plus 1 lambda upon 2d. Width of secondary maximum is given by beta is equal to d lambda upon small d. Width of central maximum is given by beta naught is equal to 2d lambda upon small d. A distinct diffraction pattern is possible only if the slit is narrow. If the slit is made sufficiently large, then the secondary maxima will not be visible. Example. Let's take an example on diffraction pattern due to single slit. Determine the angular spread between central maximum and first order maximum of the diffraction pattern due to a single slit of width 0.25 mm when light of wavelength 5890 Armstrong is incident on it normally. Let's see the solution. We know that half the angular spread is given by a sine theta is equal to 2n plus 1 lambda by 2. On equating this, we get lambda by 2 is equal to 3 lambda by 2. When theta is small, then value of sine theta is equivalent to theta. It gives a theta is equal to 3 lambda by 2. On putting the values, we get the value of theta is equal to 3.530 multiplied by 10 raised to the power minus 3. Hence, the total angular spread is equal to 3.530 multiplied by 10 raised to the power minus 3 radians. Difference between interference and diffraction. Interference is the result of superposition of waves starting from two different wavefronts, whereas diffraction is the result of superposition of waves starting from different portions of the same wavefront. All bright fringes in an interference pattern are of same intensity, whereas intensity of brightness in a diffraction pattern decreases as one moves away from the central bright fringe. The points of minimum intensity in an interference pattern are perfectly dark, whereas the points of minimum intensity are not perfectly dark in a diffraction pattern. Resolving power. The ability of an optical instrument to produce separate images of two objects very close together is called resolving power. Rayleigh criteria. When the central maximum in the diffraction pattern of one point source falls over the first minimum in the diffraction pattern of the other point source, then
The 2 point sources are said to have been resolved by the optical instrument. Resolving power of a lens. The resolving power of a lens is its ability to resolve 2 points that are close to each other. The resolving power is directly proportional to the aperture of the lens and inversely proportional to the wavelength of light used. Resolving power of a microscope. The resolving power of a microscope is defined as the reciprocal of the distance between two objects which can be just resolved when seen through the microscope. 1 upon delta D is equal to 2 mu sine theta upon lambda, where lambda is the wavelength of light, mu is the refractive index of the medium, and theta is the half angle of the cone of light from the point object. The term mu sine theta is called the numerical aperture of the objective. To increase the resolving power of a microscope, mu is increased by using suitable oil between the object and the objective. Resolving power of a telescope. Point-like sources separated by an angle smaller than the angular resolution cannot be resolved. A single optical telescope may have an angular resolution less than 1 arc second. The angular resolution of a telescope is given by R is equal to lambda divided by D, where lambda is the wavelength of the observed radiation and D is the diameter of the telescope's objective. Resulting R is in radians. Sources larger than the angular resolution are called extended sources and smaller sources are called point sources. The resolving power of a telescope is the reciprocal of the smallest angular separation between two distant objects whose images are separated in the telescope. D theta is equal to 1.22 lambda divided by A. A telescope with a larger aperture objective gives a high resolving power. Polarization. Polarization of light is the phenomena of restricting the vibrations of light in a particular plane. Plane polarized light is the light in which the vibrations of light are confined in a particular plane. Plane of vibration is the plane which is perpendicular to the plane of vibration. Polarizing angle is that angle of incidence at which the reflected light is completely plane polarized. Polaroids. Polaroid is a type of plastic sheet that can polarize a transmitted beam of normal light because it is composed of long parallel molecules. It only transmits plane polarized light if these molecules are parallel to the plane of polarization. Since reflected light is partly polarized, it is often used in sunglasses to eliminate glare. Linearly polarized light can be produced from unpolarized light with the help of Polaroid. The direction of polarization that a polarizing material allows through is called the transmission axis. Uses of Polaroids. Some important uses of Polaroids are following. It is used to avoid the glare of light. If we use sunglasses fitted with Polaroid, the eyes will not experience any glare. Polaroid sheets are fitted in car headlights and windscreen to avoid glare. Two Polaroid sheets are put one behind the other to control the light in window of aeroplane and big hotels. Camera used to photograph the clouds is fitted with Polaroid before the camera lens. Properly designed Polaroid glasses are used to produce and view a three-dimensional image. They are also used for studying optical properties of metals. Malice's law. According to Malice's law, when completely plane polarized light is incident on the analyzer,
The intensity of the light transmitted by the analyzer is directly proportional to the square of the cosine of angle between the transmission axes of the analyzer and the polarizer. Suppose that theta is the angle between the transmission directions of the polarizer and analyzer. The intensity of the light transmitted by the analyzer varies with theta according to I equals I naught cos square theta, where I naught is the intensity of the light entering the analyzer. Polarization by scattering. Consider an unpolarized light traveling along the y-axis strikes a gas atom at A. The electrons in the atom are set into oscillation in the xz plane by the oscillating E field of the incident wave. The radiation reaching O would come entirely from the dipole at A oscillating in the z direction and would be linearly polarized in the z direction. The transmitted radiation along y-axis is unpolarized because both dipoles can radiate equally well in the y direction. Sunlight scattered off atoms or molecules in the atmosphere of the Earth may also be polarized. If the atmosphere were not there, the sky would appear black except in the direction of the sun. Polarization by reflection. When light falls on the interface between two transparent media, it is partially reflected and partially refracted. The amount of light reflected or refracted depends on the polarization of the light relative to the interface. Consider an unpolarized light striking the interface between medium 1 and medium 2. At one particular angle, no light with polarization in the plane of incidence is reflected. All the reflected light is linearly polarized perpendicular to the plane of incidence. This angle of incidence is called the polarizing angle. Tan IP is equal to n, where n is the refractive index of the medium on which the light is incident. This equation is known as Brewster's law. Polarization by refraction. When ordinary light is incident on a glass plate at polarizing angle, the reflected light is plane polarized while the refracted component is partially polarized. Now, if this refracted beam is made to strike another glass plate at the polarizing angle, the same thing will be repeated at both the surfaces of glass plate. If the process is repeated using a number of parallel-faced glass plates and light is incident on it at polarizing angle, then the beam emerging after refraction through these large number of plates will have almost all vibrations lying in the plane of incidence. The transmitted beam is thus plane polarized with vibrations in the plane of incidence. Did you know? Diffraction grating is an optical component with a regular pattern which splits light into several beams traveling in different directions. One consequence of diffraction is that sound from a loudspeaker will spread out rather than just going straight ahead. Sunglasses with polarizing films on them are used extensively while fishing and boating. These sunglasses are designed in such a way that one can look right through water. Reflection of waves of seawells or other barriers can cause an interference pattern called a standing wave. In standing waves, crests do not move laterally. Summary. Let us summarize what we have learnt. Diffraction of light is the phenomena of bending of light waves around the edges of an obstacle or an aperture of size comparable to the wavelength of the incident light waves. A distinct diffraction pattern is possible
only if the slit is narrow. If the slit is made sufficiently large, then the secondary maxima will not be visible. The ability of an optical instrument to produce separate images of two objects very close to each other is called resolving power. The resolving power of a lens is its ability to resolve 2 points that are close to each other. Polarization of light is the phenomena of restricting the vibrations of light in a particular plane. Malus' law states that when completely plane polarized light is incident on the analyzer, the intensity of the light transmitted by the analyzer is directly proportional to the square of the cosines of angles between the transmission axis of the analyzer and the polarizer. When light falls on the interface between two transparent media, it is partially reflected and partially refracted.